वेलकम टू आइडियल कोचिंग क्लासेस। आइए आज यूपी बोर्ड क्लास 10th में जितने भी इम्पोर्टेंट डिफरेंस है मतलब अंतर हैं वो सारे आज एक ही वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसको सही से नोट्स बना कर नोट कर लीजिए। देखिए बोला है कि अनैच्छिक क्रियाएं एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर। तो पहले दिख लेते हैं कब कब पूछा है। देखिए 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? ये शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, और जो प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं किसी उद्दीपन के प्रति अचानक व तीव्र प्रतिक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। नंबर सेकंड देखिए, अनैच्छिक क्रिया में इनका नियंत्रण मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाओं में ये मुख्यतः मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं, न कि मस्तिष्क के द्वारा। यह स्वतः ही होती हैं। अब अनैच्छिक क्रिया का एग्जाम्पल देखिए। अनैच्छिक क्रिया में होता है हृदय का धड़कना, सांस लेना, पाचन नलिका क्रमाकुंचन गति, ये अनैच्छिक क्रिया है। अब प्रतिवर्ती क्रिया में देखिए छींकना, खांसना, मुंह में लार आना, पलके झपकना आदि। तो ये बायोलॉजी का अभी फर्स्ट अंतर है, अभी आप लोग को सेकेंड भी दिखला रहे हैं। जी देखिए आइए, आज दूसरा अंतर है ये, इसको भी दिखला देने कब कब पूछा है आप लोग का। देखिए 2016 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2022 में पूछा है और 2024 में पूछा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं बाबू लोग ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहे कि स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर बताइए। ठीक है, तो चलिए स्वपरागण और पर परागण, ये परीक्षा में जब भी आप लोग लिखिए तो जिस प्रकार ये कॉलम बनाया गया, क्रम संख्या लिखा हुआ है, स्वपरागण लिखा है और पर परागण लिखा है, सेम ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, और एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर, ये ध्यान रहे आप लोग को। तो चलिए स्वपरागण में पहले चलते हैं। पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। ठीक है, स्वपरागण में क्या होना चाहिए? पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। पर परागण में आते हैं आपका, तो पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी हो सकते हैं। नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पर परागण का था। अब दूसरा आते हैं स्वपरागण का। तो नर और मादा भाग पुमंग व जायंग जो होते हैं एक साथ परिपक्व होने आवश्यक हैं। लेकिन पर परागण में आते हैं तो अधिकतर अवस्थाओं में नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। आते हैं तीसरा, पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। पर परागण पर आते हैं, अनेक बार पुंकेसर और जायांग भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच सकते हैं। अब आपको स्वपरागण का चौथा बताने जा रहे हैं। पुष्प प्रायः अनाकर्षक होते हैं, मतलब देखने में आकर्षित नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, सुगंध रहित होते हैं और मकरंद रहित होते हैं। आइए बताते हैं पर परागण में। वायु परागित पुष्पों को छोड़कर पुष्प प्रायः गंध युक्त मतलब सुगंधित होते हैं, आकर्षक होते हैं और बड़े अथवा छोटे समूह में व्यवस्थित होते हैं। अब स्वपरागण का आपका पांचवा है। कुछ पौधे के पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में मटर हो गया। अब यहाँ पे पर परागण में आते हैं, सभी पुष्प खुलते हैं तथा अपने जननांगों को अनावरित होने देते हैं, उदाहरण में गुलाब। तो इस प्रकार से आप लोगों को स्वपरागण और पर परागण में अंतर को भी नोट्स कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट अंतर पे चलते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। इसको भी आप लोग को दिखला देते हैं, कितने बार पूछा है। देखिए यहाँ पे कह रहे कि पौधों तथा जंतुओं के अलैंगिक और जैविक जनन में अंतर बताइए। देखिए ये सन 2014, 2016, 2018 में। तो चलिए आते हैं अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में अंतर। तो ऐसे क्रम संख्या बनाना, देखिए आपको कॉलम बना के ही बोर्ड पेपर में लिखना है, अन्यथा नंबर कम मिलेगा। चलिए देखिए अलैंगिक जनन जो है, पहला करें कि एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों का होना आवश्यक होता है, ये ध्यान रहे। नंबर सेकेंड बोल रहे हैं युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होते हैं। आते हैं लैंगिक जनन में, युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। आइए तीसरा, निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन, जिसे प्रायः हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, इसमें निषेचन होता है। चौथा है नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं। लैंगिक जनन में जो चौथा अंतर है, नए जीव जो होते हैं पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में संतत के लक्षणों में परिवर्तन पाए जाते हैं, उनमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए
वीडियो आप लोग सही तरीके से देखिए, स्किप ना कीजिए। ये सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछेगा क्लास 10th में। देखिए अगला जो अंतर है हमारा डीएनए तथा आरएनए में अंतर है। ठीक है, ये देखिए 2018 में पूछा है। ठीक है, आते हैं चलते हैं। तो डीएनए और आरएनए दो कॉलम हमें बना लेना है। तो डीएनए का पहला जो है यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। जो डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यह डीएनए का था। तो आरएनए में आते हैं, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य व अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। ये पहला डिफरेंस था। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। देखिए दूसरा है इसमें का कि इसका एक अणु जो होता है द्विश्रृंखला युक्त होता है। डीएनए की बात बताया जा रही है जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अणु लगे होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं आरएनए में, इसका एक अणु जो होता है श्रृंखला युक्त होता है जिस पर अनेक न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं। अब आइए डीएनए का तीसरा, तो इसके नाइट्रोजन क्षारक है, जैसे एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थायमिन है। अब हम आते हैं आपको आरएनए का बताने, इसके नाइट्रोजन क्षारक हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल है। ठीक है, अगला चौथा है, इसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोस पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोस, याद रहे आप लोगों को। और इसमें जो है आरएनए में, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। पांचवा है, इसमें प्यूरिन्स व पिरामिडिन्स का अनुपात समान होता है। डीएनए में जो है प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स का अनुपात क्या होता है? समान होता है। आरएनए में आते हैं, इसमें दोनों का अनुपात समान नहीं होता है। ठीक है, पांचवा देखिए, इसमें प्यूरिन्स और पिरामिड्स देखिए ये बता दिए हैं। तो आप लोग को अधिक से अधिक 5 ही अंतर लिखना है, ज़्यादा अंतर नहीं लिखना है। तो ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा अब अगले अंतर की तरफ चलते हैं। देखिए अगला अंतर है आपका सम युग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर। देखिए जैसे कॉलम बनाया, हेडिंग सही से कीजिएगा। ठीक है, जेल पेन मत यूज कीजिएगा, बोर्ड में पेपर में ये ध्यान रहे आप लोग। देखिए पहला दिया है जो हमारा सम युग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर दिया है। तो पहला अंतर सम युग्मजी, किसी युग्मज में जब एक लक्षण के दोनों कारक जीन एक जैसे अर्थात दोनों प्रभावित अथवा दोनों अप्रभावी हों तो इस लक्षण के लिए पौधा या कोशिका क्या होती है? समयुग्मजी होती है। विषम युग्मजी आप लोग के लिए चलते हैं कि किसी युग्मज में जब एक लक्षण के दोनों कारकों में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी हो तो इस लक्षण के लिए पौधा या कोशिका विषम युग्मजी कहलाती है। आइए समयुग्मजी में दूसरा बताते हैं। यह लक्षण जो होता है एकदम शुद्ध होता है। यह लक्षण कैसा होता है? एकदम शुद्ध होता है। आइए विषम युग्मजी में यह लक्षण क्या होता है? संकर होता है। तो ये हमारा अगला अंतर था। चलिए फिर अगला अंतर लेके चलते हैं आप लोगों को। इसको आप लोग लर्न करते रहिएगा, वो लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है आप लोगों का। जी देखिए अगला जो है हमारा वायवी तथा अवायवी श्वसन में अंतर। कुछ जीवों के नाम भी लिखना है जिनमें अवायवी श्वसन होता है। तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में दो अंतर लिखना है। देखिए ये 2015 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है। ठीक है, तो आप लोग को वायवी तथा अवायवी श्वसन में अंतर हमें बताना है, जिसको बोल सकते हैं आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर। तो चलिए हमें सबसे पहले दो कॉलम बना लेना है। सेम ऐसे हेडिंग करना है जैसे हेडिंग हुआ है वायु तथा अवायु श्वसन में अंतर। ब्लैक पेन से हेडिंग कीजिएगा आप लोग, और ब्लू पेन से इसके ये बीच वाला जो लिखना है उसको ब्लू पेन से लिखिएगा। जैसे ये जो जितना दिया है आपका डायरेक्ट में ब्लैक पेन से रहेगा, और ये नंबर भी ब्लैक पेन से, और ये जो है ब्लू पेन से, ये ब्लू पेन से और ये ब्लू पेन। चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए। देखिए पहला बोला है वायु श्वसन। वायु श्वसन में लिखेंगे पहला अंतर, वायु श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ध्यान दीजिएगा, तथा इसमें ऑक्सीजन उपमुक्त होता है। तो आइए हम अवायु में चलते हैं। अवायु श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा करें, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन अवायु श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। आगे चलते तीसरा में, इसमें जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। सही है। अगला ये चौथा, इसमें उच्च मात्रा में, इसमें जो होता है उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसमें? वायवीय श्वसन में। इसको आक्सीय श्वसन भी कहते हैं। अब आइए अनाक्सीय श्वसन में चलते हैं। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पांचवा है, यह माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होता है, और जो ये अवायवीय श्वसन है यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है। 6 है आपका, इसमें 38 ATP अणु मुक्त होते हैं। किसमें?
वायवीय श्वसन में 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में केवल 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। अब इसके आगे हम लोग अंतर पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। तो चलिए बिना लेट करते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जी देखिए, ये है हमारा श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। ठीक है, तो श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर क्या है इसके बारे में चलते देखिए, 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ऐसे हमें कॉलम बना लेना है और कॉलम बना के लिखना है सबसे पहले श्वासोच्छ्वास में। तो जो श्वासोच्छ्वास होती है यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। श्वासोच्छ्वास के बारे में बताएं। अब श्वसन देखिए, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये पहला हमारा अंतर था श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में। दूसरा अंतर चलते हैं, जो श्वासोच्छ्वास होता है यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। श्वासोच्छ्वास होता है कहाँ होती है? कोशिकाओं के बाहर होती है। लेकिन श्वसन जो है यह क्रिया कोशिकाओं के कहाँ होती है? अंदर होती है। ये याद रखिएगा, एक बाहर होती है और एक अंदर होती है। तीसरा है, श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि श्वसन में एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। चौथा है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। श्वासोच्छ्वास में इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होता है। नंबर 5 है कि इसमें श्वसन अंगों की आवश्यकता होती है। किसमें? श्वासोच्छ्वास में श्वसन अंगों की आवश्यकता होती है और श्वसन में इसमें श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था हमारा श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। चलिए अब अगला हम लोग पढ़ेंगे श्वसन और दहन में अंतर। ठीक है, श्वसन और दहन में देखिए, ये रहा हमारा श्वसन तथा दहन में अंतर। देखिए 2018 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है, तो कोई 4 अंतर बताने हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले लेट ना करते इसको बताया जाता है। देखिए, श्वसन जो है जैविक नियंत्रण में होने वाली विशेष ऑक्सीकरण क्रिया है, जबकि दहन जो है यह अनियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया है। जो श्वसन का पहला है बताया जा रहा है कि ये जैविक नियंत्रण में होने वाली विशेष ऑक्सीकरण क्रिया है और दहन जो है ये अनियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया है। दूसरा है, इसमें अधिकांश विमोचित ऊर्जा को धीरे धीरे मतलब कई चरणों में विशेष पदार्थ जो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, इसको एडीपी, ये ध्यान दीजिएगा। एडीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए ये एडीपी दिया है तो एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में अनुबंधित होता है। और ये जो दहन है इसमें संपूर्ण निर्मुक्त ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा में परिणत होकर एक ही चरण में विकृत हो जाती है। आगे आते तीसरा अंतर, इसमें एडीपी तथा एटीपी। देखिए एडीपी का हमने फुल फॉर्म ऊपर बताया, एटीपी का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एक डी से डाइफॉस्फेट और टी से ट्राइफॉस्फेट होता है, अणु बनते हैं जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा संचित रहती है, अतः ये ऊर्जा सिक्के कहलाते हैं। ठीक ना, ये क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के सिक्के कहलाते हैं। अब दहन में आते हैं, इसमें इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है, ध्यान दें, इसमें इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती है। संपूर्ण ऊर्जा बहुत कम समय में विकसित हो जाती है। आगे आते हैं हम लोग चौथा, श्वसन में यह क्रिया समान टेम्परेचर 25 से 45 डिग्री सेल्सियस में होती है, जबकि दहन जो हमारे यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो श्वसन है इसके टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 से 45 डिग्री पे होती है, लेकिन इसके लिए उच्च टेम्परेचर चाहिए दहन में। पांचवा है, यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है। जो हमने बताया श्वसन जो होता है किसकी सहायता से होता है? एंजाइम की सहायता से होता है, जबकि दहन में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारा श्वसन और दहन में भी अंतर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला हमारा अंतर है सजीव तथा निर्जीव में अंतर। चलिए ठीक है, इसको भी दिखला दे रहे हैं आप। जी देखिए, ये है हमारा सजीव तथा निर्जीव में अंतर। ठीक है, सजीव और निर्जीव में क्या है? देखिए 2020 और 2022 में सबको पता होगा सजीव तथा निर्जीव, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए चलते हैं। देखिए सजीव जो है, सजीव का शारीरिक आकार बदलता रहता है। हमने बताया जो सजीव होता है जिसमें जान होती है उसमें शरीर के आकार में क्या होगा? धीरे धीरे परिवर्तन होता रहेगा। निर्जीव है, निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रहे। नंबर दूसरा, सजीव में क्या होता है? प्रजनन क्षमता होती है। सजीव में क्या होता है? प्रजनन क्षमता होती है, लेकिन निर्जीव में प्रजनन क्षमता नहीं होती है। तीसरा बताया जा रहा है कि सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो भी सजीव हैं उन्हें क्या किस चीज़ की? भोजन की आवश्यकता और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्जीव में न भोजन की आवश्यकता होती है और न ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला हमारा है सजीव कोशिका से बने होते हैं। जो सजीव होते हैं वो सेल्स मतलब कोशिका से बने होते हैं और निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला अंतर आप लोग को दिखलाते हैं। जी देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
इसको आप लोग भूल के भी मत भूलिएगा, ठीक है। रुधिर और लसिका में अंतर, ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए कब कब पूछा, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2022 में। चलिए चलते हैं बिना लेट करते हुए। 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे रुधिर और तरफ लिखेंगे लसिका। तो रुधिर जो होता है गहरे लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। रुधिर क्या होता है, गहरे लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक होता है। और लसिका जो होती है ये रंगहीन, ध्यान दीजिएगा कैसे होती है, रंगहीन तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसे होता है, रंगहीन तरल संयोजी उत्तक होता है। सेकंड आते हैं रुधिर में। रुधिर में जो होती है लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, जिनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। लसिका में आते हैं, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। लसिका में क्या होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तीसरा हमारा है रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई, जो ब्लड्स है, ब्लड्स में क्या होता है, प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है। लसिका में जो है प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। रुधिर का चौथा आते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें, रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड और वज्र पदार्थ क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। लसिका में आते हैं, लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आते हैं पांचवा, देखिए रुधिर में, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। रुधिर में ऑक्सीजन क्या होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। और लसिका में है, इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। छठवां आते हैं, यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है। और यह लसिका जो होती है, लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के अतिरिक्त उत्तकों में उत्तक द्रव्य की तरह भी रहता है। तो ये हमारा रुधिर और लसिका में अंतर था। अब लास्ट है इस वीडियो का जो अंतर है उसको, वो है धमनी तथा शिरा में अंतर। चलिए इन सबको नोट करके लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने वही वीडियो में डाला है। चलिए ठीक है, अगला हम बताते हैं धमनी तथा शिरा में अंतर, ठीक है। जुड़े रहिए और याद करते रहिए जी। ये देखिए, ये धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए 2014 में पूछा है, 18 में पूछा है, 15 में पूछा है, 16 में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए धमनी और शिरा में हम लोग अंतर चलते हैं, ये वीडियो का लास्ट अंतर है। इसके बारे में हम इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। जो हर साल क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने रखा जाएगा, उसको नोट्स करके लर्न कर लीजिएगा और 100% श्योर है कि वो क्वेश्चन बार बार आएंगे। चलिए पहला है हमारा धमनी। इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। धमनी में क्या है, ध्यान दीजिएगा, इनमें जो रुधिर होता है हृदय से अंगों की ओर बहता है, जबकि शिरा में रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है, ठीक है। नंबर सेकंड आते हैं, हृदय के धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। जो धमनी में हृदय के धड़कनों के कारण क्या होता है, रुधिर रुक रुक के और अधिक प्रेशर के साथ बहता है, ठीक है। शिरा में आते हैं, शिराओं में जो रुधिर के बहाव की गति धीमी और एक सी रहती है। आगे आते हैं धमनी में तीसरा, इनकी दीवारें जो होती हैं अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। और शिरा में इनकी जो दीवारें होती हैं पतली व कम लचीली होती हैं। आपका अगला है चौथा, इनकी गुहा जो होती है सक्रिय होती है। किसकी, धमनी की जो गुहा होती है वो कैसी होती है, सक्रिय होती है, मतलब पतली होती है। और जो शिरा है, शिरा का जो गुहा होता है क्या होता है, चौड़ी होती है। पांचवा आते हैं, ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती है। ध्यान दीजिएगा, धमनी जो है खाली होने पर भी नहीं पिचकती है, जबकि शिरा है खाली होने पर क्या होती है, पिचक जाती है। नंबर 6 बता रहे हैं, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। और शिरा में क्या होता है, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। आते हैं अगला धमनी में, इनमें कपाट नहीं होते, धमनी में कपाट नहीं होते हैं। और शिरा में आते हैं, इनमें स्थान स्थान पर कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। नंबर 8 है, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। किसका, धमनी का जो रंग होता है गुलाबी और चटक लाल होता है। शिरा में आते हैं, शिरा का जो होता है गहरे लाल और नीले बैंगनी रंग की होती है। नंबर 9 है, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में पाई जाती हैं। धमनी क्या होती है, त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती हैं, जबकि जो आपका शिरा है यह प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती हैं। तो देखिए इस प्रकार, देखिए ये आपको अंतर कम से कम 5 लिखना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अंतर जो भी होगा, जैसे हमने 9 बताया, इसमें आपको 5 लिखना होगा। और ध्यान रहे कि सबको नोट्स पे नोट्स कीजिए और लर्न करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपका जितना भी अगर बायो से क्वेश्चन पूछेगा 100% श्योर है कि इसमें से अंतर आएगा ही आएगा, ठीक। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।